हेलो डियर स्टूडेंट, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, आज IMREM का तीसरा चैप्टर शुरू हुआ है, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर जो है वैद्युत उपकरणों से संबंधित जो मरम्मत कार्य है, ठीक है, और उनमें जो दोष होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उनके निवारण से संबंधित है, ठीक है। तो आपका चैप्टर है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको सभी मशीनों से संबंधित निवारण संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो जैसे आपको हमने पहले चैप्टर में भी कुछ चीजें बताई थी कि मेंटेनेंस क्या होता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि वह सामान्य आवर्ती कार्य, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं? आप लोगों को सारे अक्षर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं? ठीक है। तो देखिए, इसमें कहा गया मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का हिंदी में अर्थ होता है अनुरक्षण। क्या होता है? अनुरक्षण, ठीक है, इसको हिंदी में अनुरक्षण कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अनुरक्षण का मतलब क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह सामान्य एवं आवर्ती, सामान्य मतलब नॉर्मल, एवं आवर्ती मतलब बार बार कार्य जो किसी सुरक्षा को ऐसी अवस्था तक बनाए रखने के लिए आवश्यक है जिसमें उसे अर्थात मशीन को पूर्ण क्षमता एवं दक्षता के साथ यूज किया जा सके। यानी कि किसी भी मशीन को उसके सामान्य प्रचालन अवस्था एवं बार बार मतलब आवर्ती कार्य जो किसी सुरक्षा को ऐसी अवस्था तक बनाए रखे, ठीक है। जब हम किसी मशीन को बार बार ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, उस पर काम करते हैं, तो वो सुचारू रूप से चलना चाहिए और उसकी जो दक्षता है काम करने की वो पूर्ण रूप से उचित होनी चाहिए, ठीक है। या उचित बनाए रखने के लिए जो हम मरम्मत का कार्य करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं या मेंटेनेंस का काम करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मेंटेनेंस कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी उपकरण को उसकी दक्षता के साथ काम करने योग्य बनाए रखने के लिए, है ना, जो प्रक्रियाएं हम बार बार अपनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेंटेनेंस कहते हैं। रिपेयर क्या होता है? रिपेयर शब्द का मतलब होता है मरम्मत करना, अर्थात किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन हो, टूल्स वगैरह है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन वगैरह है, या कोई अन्य उपकरण है जो इलेक्ट्रिक से चलते हो, तो उनके कई भाग ऐसे होते हैं जो लगातार प्रयोग के कारण या लगातार प्रयोग होने से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो उनकी सुधारने की क्रिया मरम्मत कहलाती है, ठीक है। जब कोई मशीन का भाग लगातार यूज के कारण उसमें टूट फूट या कोई दोष उत्पन्न होता है तो उसमें मरम्मत करने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? रिपेयर कहते हैं। इन अवयवों एवं भागों के बदलाव करना
या ओवरहॉलिंग प्रोसेस। ओवरहॉलिंग प्रोसेस का मतलब उस मशीन में अगर कोई मरम्मत करने योग्य पार्ट नहीं रह जाता है, घिस जाता है, कट जाता है, तो उस पार्ट को नया लगाना, उस भाग को बदलना, या पूरे मशीन के अंदर की सारी वाइंडिंग से लेके सभी चीजों में, जैसे ब्रूस वगैरह हो गया इत्यादि चीजों में जब कोई दोष आ जाता है तो सभी भागों को अलग करके नया भाग उसमें फिट करना ओवरहालिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका रिपेयर के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब देखिए मेंटेनेंस के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। मेंटेनेंस का लाभ ये हो सकता है कि अगर हम समय समय पर उपकरणों की या इलेक्ट्रिक मशीनों की मरम्मत या अनुरक्षण करते रहे, मेंटेनेंस करते रहे, तो ब्रेक डाउन की जो समस्या होती है वो समाप्त हो जाती है। ब्रेक डाउन कहने का मतलब कि वह स्थिति, ब्रेक डाउन का मतलब होता है वह स्थिति जब कोई हमारा मशीन कार्य करना बंद कर देता है या फेल हो जाता है, वो कहलाता है ब्रेक डाउन कंडीशन। तो ब्रेक डाउन की स्थिति अर्थात भंजन को समाप्त कर देना। ठीक है, तो यार भाई मशीन को अगर समय समय पर मरम्मत कर रहे हैं, उनकी देख रेख कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, ग्रीसिंग कर रहे हैं, तो हमारा मेंटेनेंस अच्छा है, तो ब्रेक डाउन की समस्या खत्म हो जाएगी। प्लांट लंबे समय तक सुचारू रूप से चालू रहेगा, उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी, और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तो मालिक को अधिक लाभ प्राप्त होगा, मालिक को अधिक लाभ प्राप्त होगा तो श्रमिकों को बल मिलेगा, उनके मनोबल में वृद्धि होगी। ठीक है, और हमारा मशीन बिना नुकसान हुए या बिना किसी दोषपूर्ण भाग के अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे श्रमिकों को एक सुरक्षित इन्वायरमेंट मिलेगा, मशीनों से भय समाप्त हो जाएगा। यदि मशीन में कोई त्रुटि है, दोष है, तो कभी भी वो दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो अनुरक्षण का मुख्य लाभ यह भी है कि श्रमिकों की सुरक्षा एवं मनोबल में भी वृद्धि होता है, कारीगरों के काम करने की दक्षता में सुधार होता है, उत्पादन की गुणवत्ता में विशेष सुधार किया जा सकता है। ठीक है, और उचित समय पर प्रोडक्ट की सप्लाई की जा सकती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जब कोई भी काम प्रोडक्शन का हो और मशीन के सुचारू रूप से चलने की प्रक्रिया की बात की जा रही हो, तो सारी परिस्थितियां अगर अच्छी होंगी तो जाहिर सी बात है कि काम करने वाले कारीगर, श्रमिक एवं उसके मालिक के मन में शांति होगी और एक प्रसन्नता कायम रहेगी। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस में हम यह देखते हैं कि मेंटेनेंस कितने प्रकार की है। तो आइए टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 टाइप्स के मेंटेनेंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो पहला होता है करेक्टिव और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। करेक्टिव और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस का मतलब होता है सुधारक या ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है शेड्यूल मेंटेनेंस। शेड्यूल मेंटेनेंस का मतलब होता है निर्धारित अनुरक्षण, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब होता है निरोधक अनुरक्षण। ठीक है, और लास्ट वाला है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस अर्थात पूर्व निर्धारित अनुरक्षण। तो आइए एक एक करके हम सभी मेंटेनेंस के बारे में समझने का प्रयास करें। ठीक है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी हम रफ नहीं करेंगे। तो आइए थोड़ा बगल में देखते हैं करेक्टिव और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होता है। जब कोई उपकरण कार्य करने में असमर्थ अर्थात फेल हो जाता है तो उसकी मरम्मत करना ही ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहलाता है। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कब किया जाता है? जब मशीन काम करना बंद कर देती है या काम करने में असमर्थ हो जाती है, तो क्या होता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। उस दौरान जो भी मरम्मत का कार्य किया जाता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहलाता है। जैसे कि हमारा मोटर है, तो मोटर का घूमने वाला भाग जाम हो गया हो, ना घूम रहा हो, या फिर कोई बेल्ट वगैरह ऐसी टूट जाए। ठीक है, तो ये सब हमारा आता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत। अब देखते हैं लाभ में चलते हैं। बहुत कम प्रशासन की आवश्यकता होती है। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत जब हमारा मशीन ही काम करना बंद कर दिया, फेल हो गया है, तो इसमें बहुत कम कारीगरों की आवश्यकता होती है, यानी कि कम प्रशासनिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, कम ब्यौरा रखना पड़ता है और स्टाफ की भी
कम आवश्यकता पड़ती है। जब मशीनें नहीं चल रही है तो सारे स्टाफ की छुट्टी कर दी जाएगी और एक मेंटेनेंस विभाग को बुलाया जाएगा, वो इसकी मरम्मत का कार्य देखेंगे, सारा काम वैसे भी बंद हो जाएगा। हानियां क्या है इसमें? ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत मुख्य हानियां यह है कि संयंत्र की आयु कम हो जाती है, यानी कि जब उसका कोई पार्ट घिस गया, कट गया, पिट गया, टूट फूट हो गया या न घूम रहा है तो उसमें क्या धीरे धीरे मशीन की या प्लांट की आयु कम हो जाती है, उत्पादन की क्षमता में कमी आ जाती है। जाहिर सी बात है कि जब मशीन काम करना बंद कर देगा, फेल हो जाएगा, तो उत्पादन क्षमता में कमी हो जाएगी। अगर मशीन में कोई टूट फूट है तो उससे दुर्घटना की संभावना में भी वृद्धि हो सकती है। अत्यधिक पदार्थ का व्यय बढ़ जाता है। अगर मशीन में हमारे कोई दोष है तो हम उससे जो काम करेंगे, काम तो होगा, लेकिन अगर काम चलने लायक मशीन है कि चलो दोषपूर्ण है लेकिन थोड़ा बहुत काम चल रहा है, तो उसमें हमारे समय की भी बर्बादी होगी और अत्यधिक पदार्थ की भी बर्बादी बढ़ जाएगी। और अगला पॉइंट है, मशीनों एवं श्रमिकों की सुरक्षा में भी कमी आ जाएगी। तो मशीन में जब कटा पिटा है, घिसा पिटा है, बेरिंग खराब है, ग्रीसिंग नहीं है, जाम चल रही है, फ्रिक्शन की प्रक्रिया हो रही है, तो उसमें मशीन गर्म होगी, हीट होगी, बहुत सारी दोष उत्पन्न हो जाएंगे और श्रमिकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, अर्थात उनकी सुरक्षा में कमी हो जाएगी। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, आप इन्हें नोट डाउन कीजिए। बाकी हम इधर बगल में दूसरी प्रक्रिया पे नोट डाउन कर दें, उसके बाद आपको समझाते हैं। यह समयबद्ध विधि है। इस अनुरक्षण में
तो आप लोगों ने नोट कर लिया, बताइए। रफ करें? इस साइड का रफ करें, इस साइड का रफ करें। सबका हो गया? बाई तरफ का सबका हो गया? देखिए रफ करने जा रहा हूँ, बता दीजिए, नहीं तो फिर बाद में कहेंगे रफ हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जिसका छूट रहा होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि वो आराम से बकायदा समय निकाल के इसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब हो गया ब्रेक डाउन वाला तो हो गया, अब शेड्यूल वाला था, ये शेड्यूल वाला भी हो गया। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे चलते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को निरोधन अनुरक्षण कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें भी नोट कर लेते हैं, देखें क्या है।
चलिए अब आगे देखते हैं इधर प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सबसे मुख्य बात यह है कि इस विधि में मशीन के दुर्लभ पॉइंट जहां पर फॉल्ट या दोष उत्पन्न होने की संभावनाएं अधिक होती हैं, ऐसे दुर्लभ पॉइंट यानी कि वीक पॉइंट को खोजा जाता है। ठीक है, जैसे कि बियरिंग वगैरह हो गया, वाइब्रेटिंग करने का कारण खोजा जा सकता है। ठीक है, और कहीं शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट की जो संभावना आती, इन सब चीजों के बारे में या परिस्थितियों को का निरीक्षण किया जाता है, अनुरक्षण किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी उपकरणों का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। टर्मिनल वगैरह, कनेक्शन वगैरह, नट बोल्ट जैसे हो गए, मशीन के रोटेटिंग पार्ट की जांच कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो मशीन में ब्रेक डाउन की आने की समस्या जो होती है वो पहले ही खत्म हो जाती है, या फिर कहा जा सकता है कि कम किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वह मेंटेनेंस होता है जिसके अंतर्गत मशीन के दुर्लभ पॉइंट में कमियों को खोजा जाता है, जैसे बियरिंग, वाइब्रेशन, ओपन सर्किट, टर्मिनल ढीला होना, कनेक्शन लूज होना इत्यादि चीजें का अनुरक्षण किया जाता है। ठीक है, इसके कारण ये जो छोटी छोटी मरम्मत के कार्य किए जाते हैं, इससे हमारे मशीन के ब्रेक डाउन होने की संभावना कम हो जाती है। एक बात आपने अवश्य कहावत सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, यानी समस्या आने से पहले समस्या का पहले से ही निदान कर लिया जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मुख्य बातें देखिए क्या क्या है जो अपनाई जानी चाहिए, है ना। तो कौन कौन सी मुख्य बातें अपनाई जानी चाहिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, कि मशीन के जो घिसे हुए पार्ट हैं जो ब्रेक डाउन के कारण को उत्पन्न कर सकते हैं, तो इन कारणों को ढूंढिए और उनको सुधार दीजिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है प्लांट के उपकरणों के प्रारंभिक दोष की स्थिति में ही उसे दूर कर देना चाहिए। ठीक है, और लास्ट है समय समय पर मशीनों की जांच करना एवं उनके लघु दोषों को तुरंत दूर कर देना चाहिए। छोटे मोटे दोष है जैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह है, टर्मिनल लूज है, स्प्रिंग का कांटेक्ट प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है बियरिंग, बुश इत्यादि से संबंधित जितनी भी छोटी मोटी चीजें हैं उनको तुरंत, अगर डिस्टर्ब हो रहा है, कोई त्रुटि आ रही है तो उसको हटा देना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्व निर्धारित अनुरक्षण की। अब जैसे इसी के अंदर ना बहुत सारी चीजें, जैसे कि बुशिंग का घिस जाना, घर्षण होना। ठीक है, रोटर है या स्टेटर है आपस में चलते चलते रह रहे हैं तो कभी भी कभी ऐसा समय आ जाता है जो आपस में टकराने लगते हैं और टकराहट के साथ चलते रहते हैं, तो इससे हमारे मशीन की कोर एवं वाइंडिंग दोनों ही नष्ट हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए ताकि मशीन को पूर्णतया ओवरहाल करके उसका मरम्मत करके, है ना, मशीन को दुरुस्त कर लिया जाए। और उसके बाद मशीन के जैसे कि टर्मिनल वगैरह हैं जहाँ से कनेक्शन दिए गए हैं, वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे तारों के बीच में जो कनेक्शन होता है, पॉइंट होते हैं जहाँ से कनेक्शन या सप्लाई ली जाती है या दी जाती है, तो ऐसे पॉइंट ढीले पड़ जाते हैं या ओपन सर्किट हो जाते हैं, तो उसको तुरंत बांध देना चाहिए। कभी कभी वाइंडिंग खुल जाती है तो भी मशीन काम करना बंद कर देती है, तो सारी चीजों को देख रेख करनी चाहिए। ठीक है, यदि दो समय पर न ढूंढा जाए तो वाइंडिंग खांचों से बाहर निकाल करके उसकी पूर्णतया ओवरहालिंग कर देनी चाहिए, उसके बाद उसको फिट कर देना चाहिए। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में बात की जाए तो सिंक्रोनस जनरेटर के रोटर के मैग्नेटिक पोल यदि ढीले हो जाए, अगर सही समय पर पता चल जाए तो इनके बोल्टों को कस देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं इस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, कहीं खिसन पिटन है तो उसको भी बदल दिया जाए। ठीक है,
अब कौन सा बचता है आपका? प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। आइए चलते हैं प्रिडिक्टिव के पास। सबने नोट कर लिया? बताइए। रफ किया जाए? ठीक है। एक और लास्ट वाला है, उसको बता करके टॉपिक यहाँ पे खत्म करेंगे। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। आप लोग हमसे जल्दी नोट कर ले रहे हैं या फिर आप लोग केवल स्क्रीन शॉट से ही काम चला रहे हैं? चलिए यहाँ पे लिखिएगा। यह एक नई तकनीकी है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसमें ह्यूमन सेंस व या व मशीनी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, या फिर लिख लीजिए वह सुग्राही। इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, यानी सुग्राही। उपकरणों या उपयंत्रों का यूज किया जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो। तीसरा पॉइंट, जैसे में भी लिख लीजिएगा कुछ। ऑडियो गेज, ऑडियो गेज, वाइब्रेशन एनालाइजर, वाइब्रेशन एनालाइजर, टेम्परेचर डिटेक्टर, टेम्परेचर डिटेक्टर, स्ट्रेन गेज, इत्यादि। ठीक है, मशीनी उपकरणों का इस्तेमाल करके ना दोषों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, उपयोग करके दोषों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
मशीनों से निकलने वाली मशीनों से निकलने वाली दुर्लभ आवाज़ें। मशीनों से निकलने वाली असाधारण आवाज़। आवाज़ दोषों का पूर्वानुमान। जैसे मशीन कभी है खटर खटर घर्राने की आवाज करती है, जिससे ये पता चल जाता है शुरू में ही कि वहां पे कोई फिक्सर वगैरह की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है। या किसी बिंदु पर केबल का अत्यधिक गर्म होना। भविष्य में होने वाले भयंकर दोष भयंकर दोष की पूर्व सूचना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप मशीनों को देख करके ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि नहीं, ये स्थिति तो बहुत गड़बड़ है, कभी न कभी भविष्य में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अर्थात ऐसी चीजों का तुरंत मेंटेनेंस कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। मशीनों को हाथ से छू कर भी पूर्व दोषों का निर्धारण किया जाता है। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो मशीनों को छूने से भी पता चल जाती है कि हाँ, इसमें कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन की आवाज हो रही है। जैसे कभी वाइब्रेशन बहुत कम हो, जो सुनाई ना दे रहा हो, तो उसे छू करके भी हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है। पूर्व निर्धारित दोषों से पूर्व निर्धारित दोषों उपकरणों के फेल होने की संभावना फेल होने का भय। नहीं होता। ठीक है। अगर आपके पास दोषों का पूर्व निर्धारित करने के ऐसे सुविधाएं हैं, आंकड़े हैं, या आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भविष्य में उसके फेल होने का भय आपको नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही उसका मेंटेनेंस या मरम्मत या ओवरहालिंग कर लेते हैं, जिससे उसकी आयु बढ़ जाती है, जिससे मशीन की आयु वृद्धि होती है। ठीक है।
आप लोगों को जनरल गाइडलाइन फॉर लोडिंग अनलोडिंग हैवी मशीन के द्वारा पढ़ा दिया गया। डिस्क्रिप्शन लोडिंग अनलोडिंग ये भी पढ़ा दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन ये भी हो गया है। इक्विपमेंट एंड लाइन इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, हाँ अभी इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर और ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में अब चर्चा करने का समय आ गया। ठीक है, कल आप लोगों को अगले लेक्चर में जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद आपका बहुत जबरदस्त टॉपिक शुरू होने वाला है। अगले लेक्चर में ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे जनरल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप। तो डियर स्टूडेंट, अगले लेक्चर में आप मुझे एक बार ये रिपीट करा दीजिएगा कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप में कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कहाँ से मशीनें उठाई जाती हैं और मैकेनिकल कार्य कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिकल कार्य कहाँ पे किया जाता है और धुलाई का कार्य कहाँ पे किया जाता है, ग्रीसिंग का कार्य कहाँ होता है, किस सेक्शन में होता है, किस विभाग में होता है। तो इन सब चीजों का हम आपको पूरा एक ग्राफ तैयार करके बताएंगे, एक ब्लॉक डायग्राम तैयार करके बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि एक बार थोड़ा सा इस पे फोकस करिएगा, अपने आप को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के दौरान आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाने हैं और आप लोगों का फाइनल ईयर है और यही आपके पास अंतिम साल है पढ़ने का। फिर इसके बाद आप लोगों को जो इच्छा करेगी। नहीं, अभी तो कोई ऑब्जेक्टिव का कोई प्रावधान तो अभी आया नहीं है शेड्यूल मेरी नज़र में। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको अवश्य बताएंगे। ठीक है। आप लोग अपना लिखित तैयारी कीजिए। अगर ऑप्शनली आ जाएगा तो आप वैसे भी पढ़े लिखे रहेंगे, तो आप ऑप्शनली अगर आता है, अगर जैसा गाइडलाइन अगर बोर्ड द्वारा आपकी किया जाएगा तो उसके हिसाब से सब तैयार हैं। लेकिन सबसे पहली बात आती है कि आप अपने स्तर से तैयार रहें। ठीक है, और जहाँ पे देखिए आप युद्ध क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं तो आपके पास आप हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र छल कपट से एकदम तैयार रहिए। जब जहाँ जिस अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़े, मंत्र की आवश्यकता पड़े, उसी मंत्र का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं है कि बस छोटी सी जहाँ जरूरत की आवश्यकता पड़ी तो आप अपना बड़ा वाला अस्त्र निकाल दीजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जैसा पेपर आएगा तो आप उसको कर पाए, इतना अपने आप को सक्षम बनाइए। थैंक यू क्लास।